होते हैं प्राइस में, उसके बारे में अनुमान लगाते हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी या गिरेगी और उनसे हमें फायदा मिल जाएगा, राइट? इन स्पेकुलेशन यू थिंक दैट the price of any equity, even commodity, may increase or go down, and you think to get profit from such, increase or decrease. Driven by that purpose, you purchase any equity or commodity or sell any equity or commodity in the present time, expecting increase in the price or decrease in the price in future. तो उस चीज को हम बोलते हैं स्पेकुलेशन, कि हम अनुमान लगाते हैं कि आगे कीमत बढ़ेगी या गिरेगी और फिर उसके हिसाब से हम लोग प्रेजेंट में कोई लेन देन करते हैं, उससे फायदा उठाने के लिए करते हैं। हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि हमें कंपनी के साथ रहना है या हमेशा के लिए रेगुलर रूप में कंपनी से मुनाफा कमाना, ये हमारा पर्पस नहीं होता है। कीमतें बढ़ेगी तो हम सोचते हैं कि बेच के और हम पैसा कमा लेंगे, और गिरने के केस में भी कैसे प्रॉफिट हो सकता है ये मैंने आपको समझाया था। तो स्पेकुलेशन वाज वन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन yesterday's class, and there are two types of speculators and they are called by these names: bulls and bears. In Hindi you use the term what, like tejadiya और ये मंदड़िया। तो आप शब्दों पे ध्यान दें। इकोनॉमिक्स थोड़ा मुझे नहीं पता आपको क्यों कठिन लगता है, लेकिन बहुत आसान है, शब्दों से भी बहुत कुछ पता लग जाता है। आर्ग्यूमेंट बेस्ड है, कॉमन सेंस बेस्ड है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो। एक दो चार कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जैसे मल्टीप्लायर में आपको दिक्कत आई हो, तो थोड़ा बहुत तो सब्जेक्ट की भी महिमा रहनी चाहिए ना, कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स भी एक विषय है, उसको समझना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो उसमें भी एक जनरल आइडिया डेवलप करना था, तो कुछ एक चीजें हो सकती है, बाकी तो आप आराम से समझेंगे तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। तेजड़िया में जिसको तेजी का आइडिया आ रहा है, a person who is getting the idea of increase in prices in future is called bull। जिसको लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी उसको हम तेजड़िया कहेंगे। जिसको लगेगा कि मंदी आएगी आगे, यानी कि कीमतें गिरेगी, उसको हम मंदड़िया कहते हैं। और तेजड़िया प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा? परचेज करेगा, खरीदेगा, ये बाय करेगा, यानी कि खरीदेगा। इसका पहला एक्शन क्या होगा? खरीदने का होगा। और ये क्या करेगा? सेल करेगा, बेचेगा। और किसी भी मार्केट में दोनों होने चाहिए। ये दोनों होंगे तो आपस में ये सेल करेंगे तो ये बाय कर लेंगे, या ये बाय करेंगे वो सेल करेंगे, मतलब कैसे भी समझो आप। तो इस तरह से तेजड़िया मंदड़िया दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों का होना जरूरी है। और दोनों में से एक नहीं होगा तो ये मार्केट काम करना मुश्किल हो जाएगा इसका। तो एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी बुल्स बेयर्स पे भारी पड़ते हैं, मीन्स बुल्स ओवर पावर बेयर्स, means they are more in number, their transaction value is higher, so this will result into overall increase in the market. Such market is called bullish market, right? तो ये जहां बुल्स भारी पड़ जाए, बुल्स ओवर पावर कर जाए बेयर्स को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इतना तो समझेंगे कि ग्रेटर का निशान लगा हुआ है। तो अगर हमारी पढ़ने की मंशा होती है, जैसे हम ये सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर हम कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ ये बात नहीं समझ आई, वो नहीं समझ आई, मैं ये नहीं कर सकता, ये इंग्लिश चल रही है। ऐसे नहीं होता है कभी भी। पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेगा। तो बुल्स और बेयर्स, राइट, तो बुल्स भारी पड़ गए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। तो आप इस मार्केट को क्या कहोगे? बुलिश। और अगर बेयर्स भारी पड़े बुल्स पे, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा ऐसे।
तो इसको कौन सा मार्केट कहेंगे? बेरिश मार्केट कहेंगे। इनका हिंदी नहीं हो सकता है ये चीज़ों का। अखबारों में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो इसी तरह के टर्म्स आते हैं और हिंदी रूपांतरण इनका बहुत अजीब सा हो जाता है। इसलिए हम आप इंग्लिश को भी साथ में चलाइए। मेरा विनम्रता पूर्वक आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, आप ही के भविष्य के लिए है। पर्सनली मुझे या किसी भी अध्यापक को क्या गेन हो सकता है इसके अंदर, राइट? दूसरी बात, हम लोगों ने आर्बिट्रेज पढ़ा था। आर्बिट्रेज में क्या होता है कि आप दो मार्केट के बीच में जो प्राइस डिफरेंस होता है, if there is price difference between two markets, then arbitrage will take place. I explained you in my previous class while making two markets in the upon the board, market A, market B, and I showed the price difference between two markets, and I explained you how a person will purchase from their market where price is lower and will sell into that market where price is higher. तो मैंने आपको क्लियर कट बताया कि दो बाजार मैंने बनाए, मार्केट ए, मार्केट बी, और अगर यहाँ पर जो भी रेट मैंने कल लिखा मुझे याद नहीं है, लेकिन मोटे रूप में शायद यही मुझे ध्यान आ रहा है, तो यहाँ 20 रुपए किलो, वहाँ 25 रुपए किलो, यहाँ से माल उठा के वो इधर बेचेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज कहते हैं। इसका मतलब आर्बिट्रेज का जो कनेक्शन है वो स्पेस के साथ है, स्थान के साथ है। स्पेस बोले तो यहाँ पे स्थान से इसका कनेक्शन है, राइट? और स्पेकुलेशन जो होता है, स्पेकुलेशन का संबंध टाइम के साथ है। ऐसे आपको इसको एनालाइज करना चाहिए। अब जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हर एंगल के ऊपर आप विचार कर सकते हो, तो आराम से सवाल समझ भी सकते हो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन किस तरह का दिया है। कई बार क्वेश्चन नहीं समझ आता है, उसके ऑप्शंस नहीं समझ आते हैं, ऑप्शंस में भी टेक्निकल भाषा रहती है। भले ही मेन प्रश्न में ऐसा ना हो, लेकिन ऑप्शंस में डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये सब चीजें आपको मदद करेगी, राइट? और थोड़ा आप ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। एक बार नहीं, दो बार देखो किसी चीज को आप। अब आपका बैकग्राउंड नहीं होगा, कम उम्र में आप क्लास ज्वाइन करोगे, कुछ पढ़ा नहीं, सीधा इस पर आ गए हो आप, तो उस केस में दिक्कत आएगी थोड़ी, लेकिन ये कि फाइनली आप इससे निकल जाओगे, ठीक है? और जो अखबार निरंतर पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर। मैंने अडानी ग्रुप की बात की थी आपसे कल की क्लास में, और शॉर्ट सेलिंग की बात की थी, मैं उसको भी फिर से बता देता हूँ। शॉर्ट सेलिंग, तो कोई शॉर्ट का मतलब वो चीज नहीं है आपके पास, नहीं है, या उसकी कमी है, और फिर भी आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। तो जब आप किसी चीज को सेल कर देते हो जबकि वो आपके पास नहीं है, हो जाता है ऐसा। हम घर भी तो बुक कराते हैं, बिल्डर कंपनियां क्या करती है, घर को पहले ही बेच देती है, जबकि अभी तो उसका मैप बना है, पेपर पे दिखाया जा रहा है। इन केस ऑफ बिल्डर कंपनीज, यू माइट हैव हर्ड दैट कंपनीज सेल इन एडवांस द हाउसेज which they have not yet constructed, still they have sold them, so they are selling in advance, then they develop, you know, houses after the selling activity. अब चाइना में क्या हो रहा है, आपने पढ़ा होगा, चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट नीचे जा रहा है। उन्होंने क्या किया, चाइनीज बिल्डर्स ने घरों को बेच दिया एडवांस में, और लोगों से पैसा ले लिया, उससे नई जमीन खरीद ली, और पुराने घर, जो घर बुक किए उनको तैयार नहीं किया, तो अब उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे। तो चाइनीज गवर्नमेंट इस बात से नाराज है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हो, आपके पास नहीं है, तो आपको वो चीज लानी पड़ेगी। और शॉर्ट सेलर जितने भी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं सेल कर रहा हूँ जिस समय रेट ज्यादा है, हाई रेट है, जैसे कि
एक आदमी 200 रुपए पर शॉर्ट सेल करता है, शॉर्ट सेल करता है, तो उसके दिमाग में चल रहा है कि आगे जब मैं खरीदूंगा तो रेट कम हो जाएगा। और मान लीजिए जब वो खरीदता, बाय करता है, तो ये रेट आ जाता है, सेल कितने पे किया, 200 पे, तो कितने की बेनिफिट हुई, 100 रुपए की, इनटू कितने शेयर्स बेच रहा खरीद रहा है, उतनी प्रॉफिट हो जाएगी उसकी। तो हिंडनबर्ग जो अमेरिकन कंपनी रही है जिसने अडानी ग्रुप के लिए बोला, तो वो शॉर्ट सेलर है, वो एडवांस में सेल कर देती, बाय बाद में करती है। और वो जो न्यूज निकालती है वो न्यूज नेगेटिव होती है ज्यादा, और जिस कंपनी के लिए निकालती है उसका प्राइस नीचे चला जाता है, और फिर वो खरीद के कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में शॉर्ट सेलिंग टर्म आया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम क्लास में कैसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम बढ़ रहे हैं क्लास में। वी आर मूविंग अहेड एंड यू शुड मेक अ फ्रेश नेक्स्ट ट्रेडिंग इन दिस चैप्टर ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज दिस वन, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। ये हेडिंग लगाइए आप, हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स। इसमें इसकी वो नहीं हो पाएगी, हिंदी नहीं हो पाएगी। ये आर्बिट्रेज तो आपने पढ़ ही लिया, ये वर्ड अलग है ना, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, इंटरेस्ट रेट को हिंदी में क्या कहेंगे, ब्याज दर। ब्याज दर से जुड़ा आर्बिट्रेज। तो आप इसके बारे में लिखिए, ए प्रोसेस और आप लिखोगे नहीं तो आपके नोट्स नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिए। और अगर आप नोट्स बना के नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई बेकार है यूपीएससी में। अपने हाथ के नोट्स बनना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी संभवतः कह चुका हूं कि जितना परिश्रम आप अपनी पर्पज के लिए करोगे, उतना अटैचमेंट उस पर्पज से होगा। और धार लाने के लिए, किसी चीज में एज लाने के लिए, आपको अटैचमेंट के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। एक माँ अपने पुत्र से इतना प्रेम क्यों करती है, क्योंकि उसको गर्भ में रखती है, फिर उसको बड़ा करती है, गीले पर सोती है, सब कुछ त्याग करती है उसके लिए। तो वो एक, उसके बच्चे को आँच आती है तो वो किसी भी स्तर पे जा सकती है, एक वो एक ज्वाला जैसी बन जाती है, क्योंकि उसको, उसके लिए उसने त्याग किया है। अब आप हर चीज को रेडीमेड चाहते हो, नोट्स भी नहीं बनाना चाहते हो या कुछ इस तरह का है, तो प्रॉब्लम है, उसमें सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है दोस्तों। इसलिए आप चलो, नोट्स थोड़े होने चाहिए। a process through which investors of developed countries, particularly USA, a process through which investors of developed countries, particularly USA, take advantage of higher interest rates prevailing in countries like India. A process through which investors of developed countries, particularly USA, take advantage of higher interest rates prevailing in countries like India. So, what is the Hindi translation of this one? हिंदी में लिख रहा हूं मैं अगले पेज पर। वह प्रक्रिया
जिसमें विकसित राष्ट्रों के निवेशक विशेष रूप से यूएसए के निवेशक भारत जैसे राष्ट्रों में प्रचलित ऊंची ब्याज दरों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे ऐसे एरो बना लें और फिर इसको समझाते हैं। एरो बना लो आप इस तरह से, मेक एरो लाइक दिस। एरो ऐसे बना हुआ है और हम इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखें ऐसे, आई लिखें, बड़ा है तो छोटा आई लेकिन बड़े रूप में लिखना है। आई USA और इधर लिखें आई इंडिया। ऐसा करें। एक गैप बीच में, अब आप इसको ऐसा निशान बना दें। समझना होगा, पढ़ना होगा, राइट। बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये आई का मतलब ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हियर वी आर शोइंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज प्रिवेलिंग इन यूएसए। अमेरिका में जो प्रचलित ब्याज दर है वो आई यूएसए है, and this is the rate of interest which is prevailing in India, and this is the sign of greater. So from this presentation what you can infer that the rate of interest prevailing in India is higher than the rate of interest prevailing in USA. इस चित्र को देख के आपको ये पता लग रहा होगा कि अमेरिका की ब्याज दरें यहाँ पर है, इंडिया की यहाँ पर है, और ये ग्रेटर का निशान मैंने बनाया जिसका मतलब ये है कि भारत की ब्याज दरें ज्यादा है, ऐसा मान रहे हैं। और दो ये अलग अलग स्थान हैं, इंडिया अलग स्पेस या कंट्री है और यूएस अलग है। अब यहाँ की ब्याज दर कम है और इधर की ज्यादा है, और हमारे बीच में उदारीकरण है। मतलब अमेरिकन जो निवेशक हैं वो इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, सरकार रोक नहीं रही है मान लो, और जैसा कि लिबरलाइजेशन है हमारे यहाँ, तो इधर से पैसा इधर आएगा, इधर से पैसा इधर आएगा। ये निशान मैंने बनाया, एक एरो की तरह निशान है ये, और इधर से पैसा इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, मतलब डॉलर का फ्लो होगा। डॉलर का निशान ऐसा होता है, अमेरिकन डॉलर का फ्लो होगा इंडिया के अंदर। क्यों होगा? क्योंकि यहां से कम ब्याज दर पे कोई पैसा लेके और इधर लगाएगा तो उसको इसमें फायदा होगा, उसको इनकम आएगी। Why? Because the rate of interest is lower in US, so a person will be borrowing from US and will be investing that money into India. Why? Because rate of interest of India is higher. This is also arbitrage. In arbitrage, I told you there must be two places
and there must be price difference. Here price means this rate of interest. Rate of interest is nothing but price of money. मुद्रा की कीमत है वो, ब्याज दर। तो उसमें डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वहां के निवेशक इधर आके पैसा लगा रहे हैं। अगर आपको मैं सिंप्लीफाई करूं इसे, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और जो परिपक्व नहीं है उतने, वो इस बात को ऐसे समझें कि आपको गांव में सस्ती ब्याज पे पैसा मिल रहा है, कम रेट पे पैसा मिल रहा है, तो वहां से पैसा लेके आप पटना में या दिल्ली में कहीं पर भी किसी भी सिटी में अगर ज्यादा ब्याज दे रहे तो वहां गांव से पैसा लेके वहां पर दे सकते हो आप और पैसा कमा सकते हो। और बैंक वगैरह भी क्या करते हैं, आर्बिट्रेज जैसा ही कुछ करते हैं ना, कि भाई हमसे जमा ही लेते हैं, कम ब्याज पे उधार देते हैं ज्यादा ब्याज पे, यही उनका काम है ना। तो इसमें कौन सी अलग बात होगी, कंट्रीज में डिफरेंट ले रहा हूं, बस इतना ही है। तो अमेरिका से इधर पैसा आएगा, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। अब इसमें क्या है कि कुछ चीजें लिंक हो जाती हैं ज्यादा, जैसे भारतीय रुपया मजबूत होगा इधर ज्यादा डॉलर आने से, डॉलर की रेट कम हो जाएगी, राइट। तो इसके जो इम्पैक्ट होते हैं, इसके जो प्रभाव होते हैं, वो प्रभावों में जैसे डॉलर का जो रेट है, डॉलर रेट जो है ये क्या होगी, नीचे आ जाएगी। डॉलर रेट को हम क्या कहेंगे, डॉलर की एक्सचेंज रेट, एक तरह से मैं तो नॉर्मल भाषा लिख रहा हूं। तो ये बेसिकली क्या है, एक्सचेंज रेट है, यानी कि आप इसको डॉलर की एक्सचेंज रेट, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको, रेट का मतलब एक्सचेंज रेट है। तो कोई भी चीज की सप्लाई बढ़ती है, वापस सुनिए आप, देखिए आप कम, आपका बैकग्राउंड कैसा है, इस इसका दोष मेरा नहीं है ना। मैं तो क्लास में वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपकी यूपीएससी की लेवल की है, और आप ऐसे पढ़ते रहोगे कुछ भी तो कर नहीं पाओगे फिर क्वेश्चंस, फायदा क्या होगा, इस पूरी पढ़ाई का बेनिफिट क्या है। अगर कल का अखबार मैंने पढ़ा तो उसमें था कि टमाटर सस्ते हो गए हैं, अब 60 रुपए किलो हो रहे हैं, बिक रहे हैं, इस तरह की बात आई थी। कोई भी चीज की सप्लाई में अगर सुधार होता है, कोई भी चीज की ज्यादा आपूर्ति होती है तो उसका रेट गिरता है। तो डॉलर ज्यादा आ रहा है तो डॉलर की रेट गिरेगी। किस में गिरेगी, भारतीय रुपए में। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 83 रुपए का एक डॉलर आता हो, तो ये 82 का आने लगेगा, 81 का आने लगेगा, 80 का आने लगेगा, 79 का आने लगेगा, ऐसे होने लगेगा ना। इस थोड़ा ध्यान दें आप, वैसे आगे आएगा ये टॉपिक। इसको हम ये कह सकते हैं कि भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है। 83 का एक डॉलर था, अब 82 का है, अब 81 का है, तो भारतीय रुपए की वैल्यू पहले की तुलना में बढ़ रही है। मतलब पहले 83 का एक डॉलर आता था, अब 81 का आ रहा है, अब 80 का ही आ रहा है, अब 79 का ही आ रहा है। जब तक ये पैसा आता रहेगा ये ऐसे 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 होता जाएगा। तो हम इसी बात को क्या कह सकते हैं कि भारतीय रुपए की जो वैल्यू है, वैल्यू किसकी, इंडियन रुपए की इंक्रीज करेगी। दो बातें इसी से निकल रही है ये बात, ये नीचे गिरने का मतलब इसका बढ़ना हुआ, राइट। ये इसका मैथ मेंस में क्वेश्चन आया था वो भी, और प्लस पीटी में आ सकता है ऐसा। वो कह सकते हैं आपको कि रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाया गया, इसका क्या असर पड़ेगा, भारतीय रुपए पे क्या असर पड़ेगा, डॉलर पे क्या असर पड़ेगा, राइट। तो इसलिए समझो, आप इसको समझने पे ध्यान दो।
और कोई किताब इसमें हो नहीं सकती दोस्तों। कोई किताब में जाके आप इसको पढ़ लोगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। This discussion which I am doing in this class, you cannot find in any study material available in our country. ये हेडिंग ही आपको नहीं मिलेगा, पहले बात तो ढूंढ लीजिएगा। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, जो भी बुक्स आप पढ़ते हो, तो इनकी डिस्कशन की तो बात ही छोड़ दो आप। यहां तक समझ आना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। तीसरा इम्पैक्ट क्या होगा आगे हम बताएंगे आपको, आप वेट भी कर सकते हो दोस्तों। जब हमारे देश की मुद्रा मजबूत होती है तो हमारे सामान भी वो हो जाते हैं, मजबूत या महंगे हो जाते हैं। अरे बात समझ में, जैसे कि क्या बोलूं मैं, इसमें ज्यादा फिर डिटेल हो जाएगा आपका। जैसे ये मार्कर है एक, और इसके ऊपर 83 रुपए लिखे हुए हैं। कितने? 83। और ये रेट है, तो अमेरिका में हम इसको भेजते हैं तो अमेरिकन लोगों को कितना देना पड़ेगा? $1। ध्यान से सुनते जाना आप, फिर मुझे दोष नहीं देंगे आप। सपोजिंग दैट द प्राइस ऑफ दिस मार्कर, this is Indian marker, let me suppose कि this is Indian marker and its MRP is rupees 83 per unit, right? So if you export it into USA and this is the exchange rate prevailing, then what is going to be the American price of this marker? $1। $1 में बिकेगा ये मार्कर अमेरिका में 83, इस पे रेट लिखा हुआ है। नाउ रेट इज सेम 83, बट व्हाट हैपेंस, ये ऐसे हो जाता है 82 का $1, 81 का $1, 80 का $1, 79 का $1। अब आप मेरे को बताना कि इसके ऊपर डॉलर की रेट ये है और इस पर कितना लिखा हुआ है? 83। तो अमेरिकन लोगों को इसके इस मार्कर के लिए $1 से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इस पर 83 लिखा हुआ है और $1 की वैल्यू 79 है। तो $1 अमेरिकन देगा तो 79 ही कवर होगा। 79 और 83 के बीच का जो गैप है $4 का, वो कैसे कवर होगा? इसका मतलब उनको पॉइंट्स में कुछ डॉलर और देने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि ये चैप्टर अभी आया नहीं हमारी क्लास में, लेकिन अब इसमें चल रहे हैं हम, तो ये पॉइंट आ रहा है बीच में। इसका मतलब हमारे सामान महंगे हो जाएंगे, और सामान महंगे होने पर ये मार्कर जो आप बाहर भेज रहे हो, मांग का नियम होता है। मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत ज्यादा होने पर मांग कम हो जाती है। आप भी जानते हो इस चीज को कि कोई चीज की कीमत ज्यादा होने पे मांग पे उसका नकारात्मक असर पड़ता है। तो कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट क्या होंगे? एक्सपोर्ट्स डाउन हो जाएंगे, निर्यात। अच्छा, अब कीनेजियन इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था, ऐसे यूपीएससी हो जाएगा आपका। बताइए मल्टीप्लायर कितने लोगों को समझ नहीं आया? आप ऐसे कमेंट में लिखते हो मल्टीप्लायर कितने लोगों को समझ नहीं आया, ऐसे पोलिंग करते हैं। छात्र का गुण नहीं है आपके अंदर। तो छात्र बनने के लिए विनम्रता चाहिए। मैं जब पढ़ा करता था तो स्कूल की दीवारों पे लिखा हुआ होता था विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्या है उसको विनय होता है, जिसके पास ज्ञान है वो विनम्र होता है। ये बहुत बड़ी पहचान है। अहंकार नहीं होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फलाना हूं, इस तरह की बातें विनम्र व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है वो नहीं करते हैं। तो विद्या ददाति विनयम, और मेरा ऐसा मानना है कि विनय ददाति विद्या। जिसमें विनय है वही विद्या प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज का दौर इस तरह का है कि बच्चे एक अलग जोन में जा चुके हैं, तो उनको इस तरह की आदत है।
तो ये इस चीज से बाहर निकलो आप और अपनी ध्यान एकाग्रता को इसमें लगाओ, विनय पूर्वक सीखो, विनय रखो अपने हृदय के अंदर और कोशिश करो कि हाँ मैं समझूं, मतलब कोई आपके बुरे के लिए नहीं है इस दुनिया में, ये मान के चलिए। और अध्यापक, माता पिता, रामचरितमानस में लिखा हुआ है ये, माता पिता, गुरु, मित्र, ये नहीं चाहते हैं बुरा, ये हमेशा भला चाहते हैं। एक्सपोर्ट्स नीचे आ जाए। अब मैंने आपको पढ़ाया किनेजियन इकोनॉमिक्स में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। समझाने में क्या मैं पूरी क्लास निकाल दूं इसके ऊपर? मैं एक दो लाइन लिखाऊंगा, पूरी क्लास समझा के निकाल दूंगा आपको। उसमें हाथ तंग नहीं है मेरा कि इतनी बातें ला सकता हूं कि आपको सोचना पड़ जाएगा। बट द पॉइंट वोट कि हमारी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है और हमारा टारगेट क्या है, कितने दिनों में कोर्स को कहाँ लेके जाना है, ये सारी बातें होती है। इसलिए मेरा ध्यान सिर्फ ये होता है कि मैं जैसे क्लास में आता हूँ, मार्क किया, उसके बाद मैं अपना काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ। मुझे पता है, मेरा बजट पता है कि मेरे को इस पे इतना बोलना है, इस पे इतना बोलना है, इस पे इतना बोलना है। पहाड़ जैसा आपका सिलेबस है। अब देखो आप, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। और किन्स ने क्या बोला था कि अगर एडी कम होती है तो आपकी जीडीपी भी कम हो जाएगी, बोला था उन्होंने। और जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट साथ में रहते हैं, ये उन्होंने माना है और कोई बुरी मान्यता नहीं है। उत्पादन रोजगार का आधार होता है। आप उत्पादन हटा दो, रोजगार की क्या वैल्यू है? जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, दे 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 आर हैविंग लोकस इन सब्सटेंस, द्रव्य पर आधारित होते हैं, द्रव्य पे गुण रहते हैं। द्रव्य हटा दोगे, गुण नीचे चले जाएंगे। शर्ट नहीं होगी, आप ब्लू शर्ट बोलते हो तो ब्लू का मतलब ही क्या है? जब तक एक आधार ना हो। रोजगार की वजह क्या है? उत्पादन है। कितना सोच लो आप इस पे। अगर आज मतलब खान सर की क्लास के अंदर अगर ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, तो क्या हम लोगों की का कोई एक उचित आधार होता एम्प्लॉयमेंट के लिए? जो उनका टेक्निकल स्टाफ है, क्या उसका एक उचित आधार होता कि वो किस आधार पे काम कर रहे होते? ये बात भी क्लास में सिखानी होती है एक बच्चे को कि प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की कनेक्शन क्या है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक मतलब चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ व्यवहारिक। तो उत्पादन, कोरोना की पीरियड में उत्पादन कम हुआ तो रोजगार को झटका लगा। तो आप इन चीजों को ऐसा समझ लें कि मेरे अंदर जा रही है, मैं इसके अंदर हूं। फिर बताना आपकी क्यों नहीं समझ आएगा इकोनॉमिक्स। ऐसी कोई चीज ही नहीं है इसमें, ऐसे कोई ग्रीक और लैटिन नहीं है। जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट नीचे आ जाएगा अगर एडी नीचे आती है तो, और एडी ऊपर जाती है तो ये भी ऊपर जाएगा। अब आप ये देखो कि ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब मैं इसको वो कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, मतलब एक तरह से आप मत हटाना चाहे। अब मान लो ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो। कांस्टेंट के लिए मैथमेटिक्स में बार खींचा जाता है। और ये वाली जो चीज है, ये अगर नीचे आ रही हो, डाउन हो रही हो, तो एडी नीचे आएगी कि नहीं आएगी? और एडी नीचे आएगी तो आपका जीडीपी नीचे आएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस से हमारे देश पे क्या इम्पेक्ट आ रहे हैं? डॉलर की रेट कम हो रही है, एक्सचेंज रेट, भारतीय रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, और फिर इंपोर्ट बढ़ जाएंगे आपके। चौथा जो इम्पेक्ट आएगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका रुपया बाहर से जो चूंकि मजबूत है डॉलर के, ये देखो यहाँ पे देखो आप,
जैसे आप ऐसे समझो कि ये मार्कर हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं, वी आर importing this marker from USA, and this is the exchange rate initially suppose. Then how much money you need to pay in Indian rupees for importing this marker? Rupees 83. Now this is the rate, then you are paying only rupees 82. Here only rupees 81. Here rupees 80. Here rupees 79. So you get attraction in this case because it is quite cheaper as compared to this one. So you will tend to import more and more of these imports, मतलब this marker. तो ये भी बढ़ जाएंगे, आपके माइनस बढ़ जाएगा, तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, माइनस बढ़ने से और एडी आपका नीचे आएगा, व्यापारिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा, इस तरह की चीजें हो जाएगी। तो आई थिंक इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। और यूपीएससी मेंस में 2018, 19, 20 में क्या हुआ, एक सवाल पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कि कैसे अमेरिका की मौद्रिक नीतियां, हाउ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएसए नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आप पुराना पेपर देखेंगे तो मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। और अमेरिका क्या करता है, जानबूझ के करता है, इसको ब्याज दर को नीचे गिराता है और तरलता का विस्तार करता है, वो तरलता लीक होके इंडिया में आने लगती है, तो इस तरह से भारत को नुकसान होता है। और इस समय क्या हो रहा है, इस समय आप देखोगे तो ये ब्याज दरें बढ़ा रहा है, ब्याज दरें बढ़ा रहा है, तो ये घूम रहा है ऐसे, ये वापस इस तरफ जा रहा है, ये भी हमें नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये जो गैप है ये कम हो रहा है। ये जो अखबारों में आजकल आप पढ़ रहे हो, भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और ज्यादा कमजोर हो रहा है, तो ये जो पैसा है ये रिवर्सल हो रहा है इसका। रिवर्सल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इसे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इसको, तो ये घूम रहा है, इसे वापस घूम रहा है, तो हम वापस किधर जा रहे हैं, ऐसे, क्योंकि डॉलर जब यहां से जाएगा तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से डॉलर का रेट बढ़ेगा, और रेट बढ़ेगा तो भारतीय रुपया क्या होगा, वीक होगा। इस समय वो चल रहा है। तो ये जब तक आपको नहीं समझ आएगा तो ये जो जा रहा है ये भी कैसे समझ में आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि रोज न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह की बातें हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज नाम की जो चीज है वो यहाँ पे काम कर रही है बैकग्राउंड के अंदर, राइट। तो एक नोट हम लगाते हैं और उस मेंस के सवाल को इससे थोड़ा लिंक बनाते हैं। ज्यादा बड़ा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा मैं उसमें बताता हूँ आपको। तो एक नोट लगा दो आप। Many a times the USA tries to manipulate this process in its favor by introducing cheaper, easy and expansionary मॉनेटरी पॉलिसी। ये बहुत अच्छा शब्द है, चीपर इजी एंड एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी।
This affects negatively the macroeconomic stability of India. अब मैं हिंदी रूपांतरण कर रहा हूँ इसका। स्पेलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, कुछ आप उसको अपने स्तर पे निपट लिया करो, क्योंकि हमारा ध्यान पढ़ाने पे रहता है। Many times the USA tries to manipulate this process in its favor by introducing cheaper, oblique, easy and expansionary monetary policy. This affects negatively the macroeconomic stability of India. अब हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे नोट में, कई बार अमेरिका ऐसे लिखिए, आसान ओब्लिक सस्ती, आसान ओब्लिक सस्ती तथा विस्तारक मौद्रिक नीति को लागू करके इस प्रक्रिया का अपने पक्ष में आसान ओब्लिक सस्ती तथा विस्तारक मौद्रिक नीति को लागू करके इस प्रक्रिया का अपने पक्ष में प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसमें ये शब्द आ रहे हैं, आसान ओब्लिक सस्ती तथा विस्तारक मौद्रिक नीति। इनको मैं बता रहा हूँ, राइट। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमनली इजी और चीपर मॉनेटरी पॉलिसी। और एक है एक्सपांशनरी। इजी यानी आसान और सस्ती, तो इसमें जो ब्याज दर होती है उसको नीचे लाया जाता है।
और विस्तारक मौद्रिक नीति में जो तरलता होती है एल, इसको बढ़ाया जाता है। तो जानबूझ के अमेरिका क्या करता है, ब्याज को कम करता है और तरलता झोंकता है अपने यहाँ पे, वो लीक होके हमारे यहाँ आ जाती है इस प्रोसेस के कारण, राइट। इस प्रोसेस के कारण ये जो प्रोसेस है, ये ये प्रोसेस जब यूं होता है तब भी हमें परेशान करता है, और वापस रिवर्सल होता है तो भी हमें परेशान करता है। ये मेंस में आया हुआ सवाल है और मैंने इसको रिलेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस चीज से। विस्तार करते हो, विस्तारक मौद्रिक नीति में तरलता का विस्तार होता है, इजी और चीपर में ब्याज दरों के ऊपर बातचीत होती है। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, राइट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली दोस्तों, और आपने भी कर ही ली होगी, कुछ समझ में आया होगा जरूर। नहीं आया तो कोशिश करिए, कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, है ना। अगला हेडिंग लगाएंगे हम लोग, ऐसे लिखिए T+1 सेटलमेंट। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों कॉमन हेडिंग लगाएंगे, T+1 सेटलमेंट। A settlement system recently introduced in the secondary market of equity in India under it any transaction is finally settled on the next day, that in the bracket +1, under it any transaction is finally settled on the next day, next day means +1, अगला दिन, on the next day after the day of trade। इस बार की पीटी में आना चाहिए था लेकिन नहीं पूछा यूपीएससी ने, अब बाद में आ जाएगा, 1-2 साल बाद में भी सवाल पूछता है यूपीएससी। समझा देता हूं, अभी आप पहले हिंदी में कर लेते हैं इसको। T+1 सेटलमेंट, सेटलमेंट सिस्टम रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी मार्केट ऑफ इक्विटी इन इंडिया। जो शेयर बाजार है हमारा, सेकेंडरी मार्केट ही कहलाता है। अंडर इट एनी ट्रांजेक्शन इज फाइनली सेटल्ड ऑन द नेक्स्ट डे, अगला दिन, +1 का मतलब अगला दिन, आफ्टर द डे ऑफ ट्रेड। हिंदी क्या होगी इसकी? भारत के इक्विटी के
द्वितीयक बाजार में हाल ही में लागू की गई निपटान सेटलमेंट प्रणाली, इसमें लेन देन के दिन से ठीक अगले दिन ब्रैकेट में लिखिए +1, ठीक अगले दिन अंतिम निपटान कर दिया जाता है। तो इसको समझना पड़ेगा कि सेटलमेंट का मतलब क्या है, और T+1 और ये जो टर्म्स आ रहे हैं ना, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा आपको। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आपको समझा दूंगा। T+1 सेटलमेंट, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दें। कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वॉट एवर ट्रांजेक्शन वी डू, some transactions are what they take place at a particular point of time, and they also settles finally at that point of time. जिस समय आप लेन देन करते हो, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ सेटल हो जाते हैं। मतलब सेटल का मतलब ये होता है कि लेना देना नहीं रह गया एक दूसरे के ऊपर। You are not having any due amount, you get your commodity and transaction is settled. I can give you one example. For example, you are going to a shop and asking for a packet of biscuit, and the value of the packet of biscuit is ₹10. You are giving ₹20. So the shopkeeper is giving you a packet of biscuit, and remaining ₹10 amount is also being given by him. So you can say that your transaction is fully settled. उसी समय सेटल हो गया। 20 रुपए आपने दिए, 10 रुपए का पैकेट था, 10 रुपए जो बच्चे उसने आपको दे दिए, तो आपका ट्रांजेक्शन भी वहां सेटल भी हो गया। ऐसा नहीं रहा कि एक दूसरे पर कुछ बकाया रह गया। ये ट्रांजेक्शन किस तरह के होते हैं? आप नाई की दुकान पे गए, आपने बाल कटवाए और आपने उनको पेमेंट किया और आप आ गए, तो सेटलमेंट हो गई। सो सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि एकदम फाइनल हो गया, कुछ बचा नहीं है। दिस इज द सेंस ऑफ सेटलमेंट। बट देर आर सर्टेन ट्रांजेक्शंस which do not settle instantly. Even in case of your coaching, the transaction is not settled yet. You have given the fees, you have taken the admission, but your course is still due and continuing. आपने एडमिशन ले लिया, फीस जमा करा दी, आपका कोर्स अभी भी चल रहा है। हाउ कैन वी से कि ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड? वंस योर कोर्स इज ओवर, देन ट्रांजेक्शन विल गेट सेटल्ड। एक एग्जांपल आपको मैंने एक फूड फॉर थॉट के रूप में दिया। ऐसे आप ऐसे समझें कि मकान खरीद रहे हो आप, तो मकान का जो डील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मकान का डील तुरंत नहीं होता है। हमें बैंक से लोन भी लेना होता है, पहले घर फाइनल करना होता है, कुछ अमाउंट हम देते हैं उसको, उसको टाइम होता है कि भाई आप घर को खाली कर दो, आपको पैसे के अरेंजमेंट में भी समय चाहिए होता है। तो आपने घर बुक करा लिया थ्रू अ प्रॉपर्टी डीलर, you did a transaction of purchasing of a house, and you gave some amount in advance. So transaction is taking place, but settlement has not taken place. Why? Because you need to give remaining amount to the house owner, plus you are to get the possession of the house. और जनरली क्या होता है कि उसमें 3-4 महीने का समय लगता है, और 3-4 महीने बाद आपको घर मिलता है, आपका पेमेंट आप क्लियर कर देते हो। तो ऐसा ये सिस्टम समझ लो आप। तो ट्रांजेक्शन और उसकी सेटलमेंट में गैप आ सकता है। आई थिंक मैंने समझा दिया 2-3 एग्जांपल देके।
अब इंडिया के शेयर मार्केट के अंदर आज अगर आप कोई शेयर लेते हो, इफ आई एम परचेजिंग शेयर टुडे, देन इन माय डीमैट अकाउंट नेक्स्ट डे आई विल गेट द सिक्योरिटी इन माय डीमैट अकाउंट। शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में अगले दिन दिखेगा, क्योंकि एक दिन तो वॉच किया जाता है कि क्या पता मैंने जो खरीदा मैं कहीं बेच ना दूं, स्टॉक मार्केट में वापस बेच दूं। जैसे सुबह 10 बजे लिया, मेरे को मन किया कि नहीं मैं तो 2 बजे अच्छा कमा रहा हूं, इसको बेच के निकल जाऊं, तो फिर एंट्री क्यों होगी? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि पहले हमारे यहाँ T+2 था सेटलमेंट सिस्टम, T+2 था, यानी आज आपने कोई शेयर बेचा खरीदा तो 2 दिन बाद उसमें फाइनल एंट्रीज होगी, मतलब 2 दिन की पीरियड में। ये पेमेंट गेटवे में भी आपने नाम सुना होगा, T+1 T+2। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने खान सर के यहाँ एडमिशन लिया, अभी अभी ले लिया जैसे, और जो कंपनी है जो पेमेंट को प्रोसेस कर रही है वो T+2 चला रही है, इसका मतलब खान सर के अकाउंट में मैसेज तो आ जाएगा कि भाई आपका एक बच्चे ने एडमिशन लिया, लेकिन खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड में 2 दिन बाद पेमेंट आएगा, तो हम कहेंगे T+2। अगर 3 दिन बाद आता हो तो हम कहेंगे T+3। अगर एक दिन बाद आता हो तो हम कहेंगे T+1। तो ए नाम के व्यक्ति ने अगर एक शेयर खरीदा विप्रो कंपनी का अभी, तो इसको मैसेज आ जाएगा कि आपने खरीदा है, इसका पैसा भी कट जाएगा, लेकिन इसका जो डीमैट अकाउंट होगा जो मैं कल आपको बताया था, उसमें एंट्री अगले दिन होगी, नेक्स्ट डे। एक दिन का समय चाहिए होता है, एक दिन तो उसको देखने में ही लग जाता है कि ये कहीं बेच ना दे वापस। तो इसको हम कहते हैं T+1। ध्यान रखिए, यूपीएससी पीटी में अगर एक क्वेश्चन आता है कि भारत के इक्विटी के सेकेंडरी मार्केट में कौन सी सेटलमेंट सिस्टम चल रही है अब, तो आपको T+1 बतानी है। इसके बाद अगला हेडिंग लगाएंगे, जैसे ये नाम सुना होगा आपने बार बार, म्यूचुअल फंड्स। तो थोड़ा इनके बारे में देखेंगे हम लोग, इससे आगे भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। हिंदी इनकी नहीं करो तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज तो इनको पारस्परिक निधियां कहते हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? पारस्परिक निधियां। देखिए, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स which issue units of small denominations ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइक ₹10, ₹20। The financial institutes which issue units of small denominations like ₹10, ₹20, etc. and collect money from small investors for the investment in various instruments. वे वित्तीय संस्थान
जो छोटी राशि ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि ₹10, ₹20, छोटी राशि की यूनिट जारी करके छोटे निवेशकों से धन एकत्र करते हैं और उसका निवेश विभिन्न उपकरणों में करते हैं। So we are studying mutual funds, right? And mutual funds are those financial institutes which issue units of small denominations. Like one unit may have the value of ₹10, 15, 20, 25, and so on. So anybody can purchase these units. Even a rickshaw puller can purchase these units. And you know very well that people are mostly busy in doing multiplicity of various activities. They are not having good knowledge of the share market. They do not know in which companies they should make investment. तो वो कैसे करेंगे फिर शेयर मार्केट में? वो जाएंगे कैसे? उनको नॉलेज नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है, वो कई तरह के काम करते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि वो किसी म्यूचुअल फंड से जुड़ जाएं और छोटी छोटी राशि की यूनिट जितनी आपको लेनी है उतनी आप ले और वो पैसा उनको दे दो, और वो लोग उस पैसे को लगाते हैं अलग अलग कंपनियों में और बहुत अच्छे से उसको फैलाते हैं। और पैसे को फैलाने से क्या होता है कि रिस्क कम हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड में जाने का फायदा क्या है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट मिलता है निवेशकों को। वो अपने म्यूचुअल फंड जो पैसा होता है उसको फैला देते हैं, और कैसे फैलाते हैं वो मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे कॉमनली उसको देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है जिसे बीच में लिखा मैंने। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड के पास एक कलेक्शन है पैसे का। छोटे छोटे यूनिट्स निकाल के इसने पैसा कलेक्ट किया है। तो इसके पास एक कोष बन गया है, एक फंड इकट्ठा हो गया है। ये इसकी कलेक्शन है, संग्रहण कर लिया है इसने कलेक्शन, और इस पैसे को वो फैला देता है एक तरह से। बॉन्ड्स में डाल सकता है, और बॉन्ड्स पे क्या होता है, ब्याज मिलता है। सरकारी बॉन्ड हो, मतलब कॉरपोरेट बॉन्ड हो, बॉन्ड में भी वो कई सारे बॉन्ड्स का चुनाव कर सकता है। जिसको हम जी सेक कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जी सेक बोलते हैं, और कॉरपोरेट बॉन्ड्स
बॉन्ड में पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा बताऊंगा बॉन्ड, लेकिन एक बार पहले भी कह चुका हूं कि ये एक ब्याज देते रहते हैं आपको, तो सरकारी प्रतिभूतियों में भी लगा सकता है, सरकारी बॉन्डों में, प्राइवेट कंपनी के बॉन्डों में भी ऐसे फैलाएगा इस पैसे को। बॉन्ड में रिस्क नहीं होता है, ब्याज मिलता रहता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन ग्रोथ भी नहीं रहती फिर। और एक वो इक्विटी में लगाएगा, इक्विटी, इक्विटी में रेट बढ़ते गिरते रहते हैं और ज्यादा मुनाफा होने के चांस का अनुमान भी रहता है, तो इक्विटी की रेटों में बहुत चेंज आता है। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको इक्विटी में जाना होगा, और इक्विटी में वो क्या कर सकता है, अलग अलग क्षेत्रों का चुनाव करेगा सबसे पहले। जैसे अलग अलग क्षेत्र चुन लेगा, जैसे ऑटो क्षेत्र चुन लिया एक, बता रहा हूं आपको, आप धैर्य रखो तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार मतलब ऑटो एक क्षेत्र ले लिया, बैंकिंग एक क्षेत्र ले लिया, आईटी एक क्षेत्र ले लिया, अच्छा एक क्षेत्र इसने फार्मा ले लिया, एक क्षेत्र इसने एफएमसीजी ले लिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि एक क्षेत्र में भी पैसा नहीं लगाते हैं, कभी कभी जैसे बैंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे जाएगा, ऐसे भी हो जाता है। तो एरिया में भी क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन लेके आते हैं, विविधीकरण लेके आते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, इनका मेन काम होता है कि पैसे को फैलाना, और लगातार ये एक्टिव रहते हैं। मान लो इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इससे निकाल के इसमें ले जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि एरिया को डिवाइड कर दिया ऐसे, फिर इसमें भी फिर अलग अलग कंपनियां चुनेंगे। तो ऑटो में मान लीजिए मारुति में लगाया कुछ पैसा, तो ऐसे वो अलग अलग कंपनियों को चुन लेंगे। ऐसे बजाज में लगा देंगे, बजाज की जो गाड़ियां थी, मारुति बजाज। बैंकिंग में वो एसबीआई में जा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह वगैरह, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आईटी में वो टीसीएस में जा सकते हैं, इन्फोसिस में जा सकते हैं, फार्मा में वो फाइजर में जा सकते हैं, और सिप्ला में जा सकते हैं, जेनरिक ड्रग्स में सिप्ला बहुत अच्छी है, इमामी में जा सकते हैं ये। इस तरह की चीजें, कोलगेट वगैरह, इस प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इस तरह से। तो ऐसे ये अलग अलग फील्ड्स में पैसे को फैलाएगा म्यूचुअल फंड। फार्मा हमेशा क्या करता है, फार्मा हमेशा मंदी आ जाती है तो मंदी में फार्मा नीचे नहीं आएगा, और तेजी आती है तो भी बहुत तेजी से भागेगा नहीं। कारण क्या है कि जो दवा होती है, मंदी है तो हम दवा थोड़ी बंद कर देंगे, तो दवा तो हमें लेनी पड़ेगी, और तेजी है तो हम ज्यादा दवा नहीं खाना शुरू कर देंगे। तो ये बचा, आपका जो संपत्तियों का जो प्रोफाइल बना हुआ है, इसको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होने देगा बहुत ज्यादा।
तो इस तरह से इनकी चुनाव करते हैं वो, और इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन गया। ये फैला हुआ जो आपका सेविंग निवेश का प्रोफाइल है वो तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये जो नोट लगाकर आप लिख सकते हैं, दे गिव क्या करते हैं वो, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमनली लिखो, वे देते हैं। चाहो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वे देते हैं। क्या देते हैं ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इसकी हिंदी नहीं हो पाएगी। विविध प्रकार का पोर्टफोलियो, इतना ही कह सकते हो, विविध पोर्टफोलियो। ये शब्द पोर्टफोलियो जो है ये पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। जब नई सरकार बनती है, जैसे 2024 में बनेगी, तो अखबारों में आएगा कि पोर्टफोलियो का वितरण किया, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने पोर्टफोलियो का वितरण किया, जिसमें कौन सा भार किसको दे रहे हो, मतलब। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, कोई एक एक चीज होती है जिसको आप बांटते हो, तो ये पोर्टफोलियो बनाना कहते हैं इसे। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप उसको ऐसे अलोकेट करोगे कि 1 करोड़ का कितना भाग एफडी में है, कितना भाग सोने में है, कितना भाग बॉन्ड में है, कितना भाग शेयर मार्केट, तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो डाइवर्सिफाइड, एक आदमी अपने को इतना डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से वो बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो विविध बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और आगे चलकर मैं विदेशी क्षेत्र में आपको ये पढ़ाऊंगा, अभी लिखना मत आप, FPI, जिसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आगे पढ़ाऊंगा। तो आपको पढ़ना आसान होगा, क्योंकि ये जो निवेश होता है वो इसी तरह का होता है, बस विदेशी करते हैं। तो ये वर्ड आपको यहाँ समझ आ रहा है, अगर वो यहाँ जुड़ रहा है, तो आपको एक वर्ड होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक वर्ड होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहाँ पोर्टफोलियो नहीं बनता है, ऐसे नहीं फैलाते। जब हम एक कंपनी में निवेश करते हैं FDI होता है, लेकिन हम अपने पैसे को फैला देते हैं तो क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो मुझे पता है, मेरी क्लास का नियोजन मुझे मालूम होता है कि मैं म्यूचुअल फंड यहाँ पढ़ाऊंगा तो इन बच्चों को वहाँ आगे जाकर बेनिफिट होगा। तो ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में हुआ। अगला हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे हेज फंड्स। इनकी हिंदी नहीं हो पाएगी, होती नहीं है तो कैसे करेंगे, हेज फंड्स। तो इनकी दो बातें हैं, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, समझ गए आप। सिमिलर का मतलब समान, किसके समान है, म्यूचुअल फंड के समान है। फिर उनके समान है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो टारगेट ग्रुप है, लक्ष्य समूह, वो इनका अलग होता है। वो होते हैं HNIs। HNI लिखकर छोटा एस लगाएं, हिंदी इंग्लिश मीडियम कॉमन, HNIs। और HNIs का फुल फॉर्म करें, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स।
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, इनकी भी क्राइटेरिया होती है, क्वालिफिकेशंस होती है सेबी वगैरह के अंदर। आपको इसकी कॉन्सेप्ट समझनी है कि जिनका नेटवर्थ अच्छा है, जिनकी एसेट वैल्यू अच्छी है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं ये हेज फंड्स। और म्यूचुअल फंड काम करते हैं छोटे निवेशकों के लिए, और हेज फंड्स काम करते हैं बड़े निवेशकों के लिए। बाकी ये भी यूनिट निकालते हैं, इसलिए लिखा सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। आई थिंक ये हेज फंड्स क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ईटीएफ लिखें, फुल फॉर्म करिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये क्या करते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। इश्यू यूनिट्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, कम छोटी राशि के यूनिट, their investment pattern is fixed इनका निवेश पैटर्न फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, पहले से पता होता है और वैसे ही रहता है, फिक्स रहता है। म्यूचुअल फंड का फिक्स नहीं रहता है, घूमता रहता है, और इनका फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। आपने कभी कभी नाम सुना होगा गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड ईटीएफ 10 रुपए का, मान लो आपने एक ईटीएफ लिया, तो आपको 10 रुपए का सोना जैसा मिल गया। और ऐसे उन्होंने 100 करोड़ की यूनिट निकाली। तो ईटीएफ निकालने वाली कंपनी क्या करेगी, 100 करोड़ का सोना खरीद के रख लेगी अपने पास, वो रहेगा उनके पास, और यूनिट्स मार्केट में चल रहे हैं। और अगर 100 करोड़ के सोने की रेट 500 करोड़ हो गई, तो आपकी यूनिट की वैल्यू भी 10 की जगह 50 हो जाएगी। मतलब इस तरह से चलता है। बस ईटीएफ के साथ ये है कि अगर किसी इक्विटी वगैरह में ये लगाएंगे तो चेंज नहीं करते हैं, इसे फिक्स रहता है, भले ही कंपनी में कुछ हो गया हो। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो तुरंत बदलते रहते हैं अपने आप को। तो ईटीएफ की जो कमीशन वगैरह होती है, जो चार्ज लगते हैं, वो कम रहते हैं, क्योंकि ये पैसिव जैसा है। और म्यूचुअल फंड एक्टिवली घुमाते रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा कमीशन चार्ज, सर्विस चार्ज लेते हैं। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ईटीएफ जिन कंपनियों को बताएगा, जिस धातु को बताएगा, उन्हीं में रहेगा, वो उसको चेंज नहीं करता है, उसको हम ईटीएफ कहते हैं। अगला लिखेंगे रीट्स, REIT, छोटा एस लगाएंगे, रीट्स। इस हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमन, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, राइट। इश्यू यूनिट्स इन्वेस्टमेंट एरिया
के लिए कर रही है। तो इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी हाउसिंग वो बनाई जाती है, प्रोजेक्ट्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसके लिए ज़मीनें ली जाती है, बना बना के उनको बेचा जाता है। ये काम होता है रियल एस्टेट में। और जो मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था और उसमें अलग अलग सेक्टर आपको बताए थे ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो रियल एस्टेट वगैरह किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं ये। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहाँ ट्रस्ट वर्ड आ जाता है, आप समझ लो कि वो म्यूचुअल फंड जैसा काम करता है, क्योंकि हम उनको ट्रस्ट करते हैं। यूनिट आपको मिलती है, उनको खरीदना है, पैसा चला जाएगा और ये रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाएंगे। तो क्या करते हैं ये रिट्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खरीद लेते हैं और उनसे किराए की इनकम प्राप्त करते हैं। वो किराए की इनकम यूनिट होल्डर्स को दी जाती है। इसको हम कहते हैं रीट्स। और इनका प्रस्ताव सबसे पहले यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। प्रपोज्ड इन बजट 2014-15। ये सब एक ही पेटेंट के लोग मैं एक जगह लेके आ रहा हूँ, सब म्यूचुअल फंड के पेटेंट पे हैं ये, बस एरिया अलग है, किसी का काम करने का तरीका अलग है। इसके बाद अगला हेडिंग लगाए कि इस बार की पीटी में ये भी कहीं आया था। तो आई बड़ा, एन छोटा, वी छोटा, फिर आई बड़ा, फिर टी बड़ा और एस, ऐसे लिखिए इनवीआईटी। इसको लिखने का तरीका ये होता है। इनवीआईटी फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनका ये भी प्रपोज्ड हुए थे बजट 2014-15 में, और ये भी 2014-15 में साथ साथ में ही हुए थे। तो सिमिलर टू रिट्स, इन्वेस्टमेंट एरिया डिफरेंट होगा इनका। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इनवीआईटीज हो गए। तो ये सब म्यूचुअल फंड पेटेंट पे चल रहे हैं, इसलिए मैंने एक साथ इनको करवा दिया। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था, जिसको वैसे तो आर्बिट्रेज के साथ ही लेना चाहिए था, लेकिन आप अब हेडिंग लगा लो हेजिंग। मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट market risk is called hedging।
तो मार्केट रिस्क जो होती है, कीमतों का उतार चढ़ाव होता है, इससे बचने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसको हम हेजिंग कहते हैं। तो नोट लगाइए। फॉर हेजिंग पीपल गो फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। हेजिंग के लिए लोग अग्रिम रूप से सौदे करते हैं। और ये जो अग्रिम रूप से सौदे करते हैं इसको हम कहते हैं वायदा कारोबार। फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर्स मार्केट। जैसे आगे से सौदे करना, मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं कि दिल्ली में कई बच्चे बाहर के पढ़ाई करते हैं, आपको भी पता ही है। तो अब मान लो दिवाली पे जाना है गांव, तो वो पहले ही रेलवे टिकट बुक करा लेते हैं एडवांस में कि भाई हमें फलानी तारीख को जाना है, और टिकट करा लिया। तो अग्रिम रूप से सौदा कर लिया ना उन्होंने, ताकि उनको रिस्क ना रहे, मतलब रिस्क अनसर्टेनिटी है ना एक तरह की, ऐसे समझ लो आप। अब कोई मील वाला है, उसको चने की दाल बनानी है, तो चने की रेट पता नहीं क्या पड़ेगी, इसलिए वो पहले ही सौदे कर लेता है लोगों से कि भाई मुझे ग्राम चाहिए और प्राइस बता दो आप। तो प्राइस फिक्स कर देता है। अब उसके बाद कीमतें ऊपर नीचे होती रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अमेरिका जाना है और डॉलर तीन तीन महीने बाद जाना, और आपको डर लग रहा है कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, तो इसका भी एडवांस मार्केट होता है, उसमें जाके आप डील कर सकते हो। फिर डॉलर महंगा हो सस्ता हो, आपको उसी रेट का मिलेगा। हमारे घर में शादी है, तो हम लोग एडवांस में मैरिज हॉल बुक कराते हैं सारी चीज़ों को, ताकि रिस्क ना रहे कि हमें उस समय पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हर फील्ड के अंदर हम इस चीज़ को करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है। और यूपीएससी घुमा के पूछ लेती है कई बार कि मुद्रास्फीति में हेजिंग कौन देता है, यानी मुद्रास्फीति से आपको कौन सी चीज़ सुरक्षा देती है। उसमें एक विकल्प दे दिया सोना। तो दोस्तों सोने के रेट तो खूब बढ़ते रहते हैं, तो हेजिंग जैसा हो गया कि भाई आप अपना पैसा उधर लगा दो, और बैंकों में हम जो पैसा लगाते हैं तो उसमें हेजिंग नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से। इस तरह से एक ही कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक रहेंगे, और आप पढ़ें अच्छे से, खूब मेहनत करें, और कल मैं मुलाकात करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।